बुलेटिन की डिबेट को आज की चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। इससे पहले आज के पैनल में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा दे रहे हैं। आज हम सबके बीच शामिल हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सत्यपाल सिंह जी, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मनदीप यादव जिला महासचिव, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं शुभम तिवारी वो कांग्रेस के अध्यक्ष, और आज हम सबके बीच वरिष्ठ अधिवक्ता कुंवर सिंह यादव भी आज की डिबेट में शामिल है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय कटियार भी हम सबके बीच थोड़ी देर में शामिल होंगे। उनसे भी हमने निवेदन किया है, कुछ तकनीकी खामियों की वजह से विलंब है, वो भी आज की चर्चा में जुड़ेंगे। चर्चा का विषय है कि हम लॉकडाउन से, चौथे लॉकडाउन से गुजर रहे हैं। एक पहले लॉकडाउन से हमने शुरुआत की थी, तमाम सख्तियों के बीच हम लोग घर पर रहे, बाजार बंद रहे, तमाम तरह की सख्तियां रहीं, और लॉकडाउन 4 चल रहा है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो लंबा अरसा गुजर गया, लगभग 2 महीने से अधिक का समय हो रहा है, आखिरी लॉकडाउन कौन सा होगा, कब लॉकडाउन खत्म होगा और कब दिनचर्या सामान्य होगी, ये सवाल बहुत बड़ा जन सामान्य के बीच है और जन सामान्य इस सवाल का उत्तर चाहता है। सतपाल सिंह जी बताइए, क्या आगे क्या स्थिति हो सकती है? अगर लॉकडाउन और बढ़ जाते हैं तो फिर तो स्थिति और बिगड़ने वाली है कहीं ना कहीं। मुझे लग रहा है कि जो लॉकडाउन है, एक बार जब ऑफ किया है तो उस समय तो लग नहीं रहा था कि इतना लंबा ये खिंचेगा। धीरे धीरे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो परिस्थितियां हुई वो खराब होती गई। ये महामारी का स्वरूप थोड़ा विकराल होता चला गया, जितनी अपेक्षा नहीं थी। लग रहा था कि अमेरिका के बाद पहले चरण में अगर ये मार्च तक हो जाएगा, अप्रैल के फर्स्ट वीक तक चला जाएगा। पहले लोग ये भविष्यवाणी कर रहे थे और अप्रैल के लास्ट वीक को लोग मान रहे थे कि ये फाइनल है, इसके बाद नहीं बढ़ेगा, लास्ट वीक में सबसे ज्यादा बढ़ सकता है। अब जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जो सारे वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर्स हैं, उनका मानना ये है कि भारत में और बढ़ सकता है, क्योंकि सबसे कम अपने यहाँ ये सारी दुनिया में जो बढ़ा है, मृत्यु दर भी सबसे कम है, सारी चीजें हैं। लेकिन एक से चीज को बहुत लंबे समय तक नहीं रोका जा सकता है। आप लॉकडाउन से आदमी की जिंदगी जाम करके स्मूथली लोगों की लाइफ नहीं चल रही है, तो एक बार हमें लग रहा है जैसे तमाम महामारियां अपने देश में आई, उसी प्रकार से इसको मानते हुए इसके कोरोना के साथ रहने की आदत अपने को बनानी पड़ेगी। ये जो हॉस्पिटल हैं, जो बाकी सारी चीजें हैं, इनको प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी और सब में धीरे धीरे जागरूकता और इनकी सुविधाएं हो जाएं, जिससे अगर किसी को तकलीफ है खुद आदमी जाकर अपना चेकअप कराए। क्योंकि 82-83% जो इसमें पेशेंट आते हैं उनमें बहुत नॉर्मल उनके अंदर इसके लक्षण होते हैं, जो 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में ठीक हो जाते हैं, रिपोर्ट उनकी निगेटिव आती। बताइए शुभम तिवारी जी, लॉकडाउन तो खत्म करने की बात है, लेकिन प्रवासी मजदूर घर नहीं लौट पा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बेसिक बात पे आना चाहूंगा कि तारीख और महीनों के हिसाब से हम इसकी कायदे की काउंटिंग, असल काउंटिंग नहीं कर सकते। जो तथ्य देखने को आ रहा है, जब तक एक एक प्रवासी व्यक्ति अपने घर नहीं पहुंच जाता, उसके बाद वो क्वारंटाइन का उसका समय पूरा नहीं हो जाता, तब तक जो हमारा बढ़ता हुआ आज जो आंकड़ा है कोरोना संक्रमण का, वो जब तक हम लोग के कमांड नहीं पा लेते, तब तक किसी भी प्रकार से महीना हम लोग निश्चित नहीं कर सकते। क्योंकि आज आप देख सकते हैं, जैसे हमारे फर्रुखाबाद में ही देखिए कि अगर कल कोई व्यक्ति आया है, आज वो क्वारंटाइन में जा रहा है, परसों उसकी रिपोर्ट आ रही है, तब पता चल रहा है कि 14 दिन तक और। तो ये जो स्थितियां हैं, ये समझने वाली बात है कि इस हिसाब से अभी हमें नहीं लगता कि जब तक आखिरी व्यक्ति तक जिले का वापस ना आ जाए और क्वारंटाइन के बाद ठीक ना हो जाए, तब तक हम इस बात को पूर्णता नहीं कह सकते। क्योंकि कहते ये हैं कि महामारी पर राजनीति ना करो, लेकिन असल बात ये है कि महामारी हो या लाशों की बात हो, राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपने उन बसों की जांच करवाई, आप उन बसों को लखनऊ बुला रहे थे, क्यों? क्योंकि पैसा कांग्रेस का लग रहा था। चलिए ठीक बात, 800 बसें तो साफ बसें साबित हुई ना। पहली बात तो पार्टी ने बसें खरीदी नहीं थी, कहीं ना कहीं से अरेंज करी थी।
अब वो जांच का विषय हो सकता है कि कितने ऑटो कितने टेम्पो उसमें थे, लेकिन जो 800 बसें थी उस पर तो अपनी नैतिकता जिंदा रखती भारतीय जनता पार्टी। उन 800 बसों को तो कम से कम सड़कों पर पहुंचाती ताकि मजदूर घर पहुंचते, लेकिन नहीं, वहां पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो एक संत है, वो संत का कर्तव्य भी भूल गए। वो भूल गए उन बच्चों के, उन गरीब मजदूरों के पैरों में पड़ने वाले छालों को भूल गए, सड़कों पर बताइए होने वाली मनदीप मौतों यादव जी, मनदीप यादव जी, कब लॉकडाउन का अंत होगा? लॉकडाउन, आखिरी लॉकडाउन कब होगा? देखिए साहब, मैं बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे भारतवर्ष की सम्मानित जनता ने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर जब जब इन्होंने ताली बजाने को कहा, देश की जनता ने ताली बजाई। जब जब थाली बजाने को कहा, देश की जनता ने थाली बजाई। जब जब दिवाली और दिया जलाने की बात कही गई, तब तब हमारे देश की जनता ने दिवाली मनाने का काम किया है। लेकिन सरकार योजना बनाने में और इस संक्रमित और इस महामारी को, विश्वव्यापी महामारी को रोकने में कोई योजना बनाने में पूरी तरह से सक्षम नहीं रही, और ना ही स्वास्थ्य विभाग ने कोई योजनाबद्ध तरीके से काम किया है, जिसके परिणाम है कि हमारे देश में भी ये महामारी ने पैर फैलाते हुए आज 1 लाख से ऊपर का कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ चुकी है। अब रही बात उत्तर प्रदेश में बड़ी ही नैतिकता की तो बात हो रही है, भारतीय जनता पार्टी नैतिकता की बात करती है, जबकि ऐसे संकट के समय में अनुरोध के साथ भी सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पे होकर के इस महामारी कोरोना से लड़ने के लिए एकजुट हैं। समाजवादी पार्टी भी पूरी तरह से कई बार प्रयास किया गया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार सभी दलों को एक साथ बैठा करके सभी की राय परामर्श ले ले। अब जब ही हाल फिलहाल में अभी कांग्रेस के साथ जो एपिसोड हुआ है, मैं तो बड़े ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि अगर कहीं 1000 रुपए किसी ने देने के लिए आपसे घोषणा कर दी कि हम 1000 रुपए देंगे और वो 800 रुपए आपको दे पाया है, तो 800 रुपए लेकर के आप उसका काम शुरू करा दीजिए। आपने क्वेश्चन लगाने का काम किया है, आपने एफआईआर करने का काम किया है, जो कि ऐसे संकट के समय में, और बिल्कुल ही हम समझते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिशाहीन हो गई है और वो व्यवस्था बनाने में पूरी तरह से असफल है। रही बात इसके यादव जी, बताइए कब होगा नहीं लग लॉकडाउन पाएगा। का? स्वास्थ्य की टीमें प्रॉपर जांच होकर के जी बताइए कौन से यादव, लॉकडाउन का आखिरी अंत कब होगा? लॉकडाउन का आखिरी अंत तो भाई साहब भाजपा के हमारे बड़े भाई बैठे हुए हैं सतपाल सिंह जी, वो ही बता सकते हैं। लेकिन अगर आम जनता को इसी हालात पे छोड़ना था तो लॉकडाउन लगाने का मतलब क्या था? और लॉकडाउन लगाया था, उसके बाद आपने जो पीएम केयर फंड बनाया, सीएम केयर फंड बनाया, उसमें जो पैसा गया है वो किस मद में खर्च किया जा रहा है, इसका भी कुछ नहीं बता रहे हैं। और आम जनता इस समय किस पीड़ा से गुजर रही है, ये केवल हम ही आप समझ सकते हैं, सरकार में बैठे लोग नहीं समझ पा रहे हैं। आज एक आम आदमी अपना इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल नहीं जा पा रहा है, लेकिन दारू की दुकानें खोल दी गई हैं, दारू के लिए पहुंच सकता है। सरकार कोरोना के मामले में बिल्कुल फेल हुई है और आम आदमी से लेकर मजदूरों तक की परेशानी उसे नहीं दिखाई पड़ रही है। आवाज नहीं आ रही। सतपाल जी, बताइए क्या जो शिकायतें हैं विपक्षी दलों की, उन शिकायतों का क्या अंत है और पूरे प्रदेश में शिकायतें हैं? देखिए 2-3 बातें हैं उसमें से। एक, हम सब लोग जानते हैं कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका था, जिस स्वास्थ्य के मामले में नंबर 1 था, जहां देश में मरने वालों की संख्या सर्वाधिक है, परसेंटेज से ज्यादा है, बीमारों की ज्यादा। दूसरे नंबर पे इटली था, जिसकी भी स्थिति बहुत खराब हो गई। उसके बाद रसा, फ्रांस, सारे देशों की बात आप कर रहे हो। भारत, जो व्यवस्था थी भारत की आर्थिक स्थिति या स्वास्थ्य की दृष्टि से, व्यवस्था की दृष्टि से भारत 112वें स्थान पे आता था। और अगर उस समय नरेंद्र मोदी जी ने ये फैसला लॉकडाउन का समय बिफोर टाइम, इन लोगों ने लेट लिया, उन्होंने बिफोर टाइम ले लिया, इसके कारण आज सारी दुनिया में हमारे यहाँ मृत्यु दर सबसे कम है, हमारे यहाँ पेशेंट सबसे कम है। लोगों को कठिनाई हुई है, ये बात ठीक है, लेकिन जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं हमारे देश की 112वें नंबर पे हम थे। हमारी ऐसी स्थिति नहीं थी, लेकिन हम 2 ही चीजों पे बताए हैं। आज जो हमारा जो उसमें काम किया है समय से होने के कारण, सोशल डिस्टेंस और जनता में जागरूकता पैदा हुई। हमें कहते हैं कि सरकार का अलग काम होता है, लेकिन
एक बहुत बड़ा काम हुआ है, उसमें जनता के जागरूकता के कारण जनता ने स्वयं में अपना बड़े पैमाने पे बचाव किया। सवाल विषय पर आइए कि दूसरा सेकेंडरी अंत कब होगा? मैं बता रहा हूँ ना, मैं सेकेंडरी हम वो विषय पे आ रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा कि लॉकडाउन क्यों लगाया था, एक विषय आया था, इसलिए मैंने उसका जवाब दिया कि लॉकडाउन लगाने की जरूरत क्या थी जब आपको ये लॉकडाउन खोलने का, तब उसके विषय में बात कर रहा हूँ। तो इसलिए लगाने के अलावा कोई तरीका नहीं था, स्थिति और खराब होती। सेकेंडरी में कह रहा हूँ, जैसे ये अभी कह रहे थे कि लोग उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के बसें खड़ी हैं, आप उनका उपयोग नहीं किए। एक मैं 2 मिनट में सारी बात समाप्त कर रहा हूँ। तो उसमें क्या कांग्रेस इस बात के लिए जिद क्यों कर रही है कि आपने राजस्थान से लाकर बसें आपने बॉर्डर पे खड़ी कर दी, महाराष्ट्र से लाके बसें, लेबर तो हमारा बॉम्बे से आ रहा है ना, महाराष्ट्र से आ रहा है लेबर, हमारा राजस्थान से, वहां से लेबर भर के आप उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं ला रहे हो? उत्तर प्रदेश में नो एंट्री है लेबर के लिए, आप खाली बुला रहे थे पॉलिटिक्स। भाई लेबर कहाँ से आ रहा है? लेबर उत्तर प्रदेश से नहीं आ रहा है, लेबर आ रहा है राजस्थान से आ रहा है, लेबर मध्य प्रदेश से आ रहा है, लेबर महाराष्ट्र से आ रहा है। तो लेबर भाई पूछना चाहते लेकर केवल था ना, ये लेबर कहाँ से आ रहा है बारे में बता दो, कितनी जानकारी कहाँ से आ रहा है? तो क्या है, वो तो अपने अंदर है ही। ये जो लेबर कहाँ जा रहा है? बिहार, महाराष्ट्र से बिहार ले जाइए, आप राजस्थान से सीधे यूपी ले आइए, किसने रोका है? लेकिन आपको कुछ करना नहीं था, आपको उत्तर प्रदेश में पॉलिटिक्स करना था, इसलिए बॉर्डर पे हम पहले 1000 बसें लगाए हैं, फिर हम अपने तो अंदर खाली नहीं था। नहीं, आपने था ये फैसले का क्या मतलब था कि आप लखनऊ भी हम क्रॉस किए? जो ट्रेन के पीछे है क्या, जो 400 ट्रेनें लेबर की भर के आई है शुभम जी, जो 400 ट्रेनें लेबर की भर के आई हैं, वो योगी सरकार ने अपनी सरकार की बसों से सबकी व्यवस्था करके सबको गांव तक पहुंचाया है, और इसलिए बाहर से लेबर आने की जरूरत है। मैं बताना चाहता हूँ क्यों नहीं लाठीचार्ज भी योगी सरकार ने भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं आने दिया? आना चाहता हूँ जब रेट शुरू हुई है तो रेट के कांग्रेस ऑफिस मजदूरों को पैसा रेलवे को दिया गया और मजदूरों ने अप्रिशिएट करी हम लोग घर पहुंचने में। ये राजनीति आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नहीं है, ये बातें आप करोगे तो उससे कोई फायदा इसलिए नहीं होने वाला है। देखो मुझे जो लगा, आपने अपनी बात कह ली, लेकिन मुझे जो लगा, मेरा अपना सोच ये है कि आज हमको बसों के लेबर का, जो हमारा अदर स्टेट में लेबर है, उस लेबर को उत्तर प्रदेश में लाने की जरूरत है, क्योंकि बसों की। नंबर 2 सुन लीजिए, नंबर 2 ये है कि ये लॉकडाउन का जो अंत है, ये लॉकडाउन अनिश्चित काल के लिए नहीं हो सकता है, और इसलिए इसमें स्टेप बाय स्टेप, ये नहीं है कि केवल सरकार का काम नहीं है, ये बाकी लोगों का काम है। सरकार ने उसको एक बार रोकने का प्रयास किया है, सीमित साधन है, सीमित व्यवस्थाएं हैं, मैंने पहले बता दिया 112वें स्थान पर है, और इसलिए आज सारे मुख्यमंत्रियों की राय बन रही है। प्रधानमंत्री अकेले फैसला नहीं करते हैं, सबको अपना अपना राज्य देखना है, अकेले नरेंद्र मोदी सारे राज्य नहीं देख लेंगे, वो तो सेंट्रल से एक गाइडलाइन जारी करते हैं, सेंट्रल से जो अभी पैसे की बात कर रहे थे, तो फंड रिलीज करते हैं, और फंड में भी एक जैसे 31,000 करोड़ रुपया उनके पीएम फंड में आया है। आपने टीवी शायद नहीं देखा है, अगर देख लिया करो, उसमें 31,000 करोड़ का डिटेल दिया है, किस किस फंड में हमने किसको किसको दे दिया है। और इसलिए एक थोड़ा बहुत भैया पढ़ लिख जाया करो, देख जाया करो, इसलिए खामखा में ऊंचा नहीं करना है कि चाहे जो दिखा रहा है ने आपको मजदूरों की तकलीफें भी दिखाई, काश आपने भी टीवी देखा। ऐसा है, मजदूरों के लिए आप चिंता मत करो, बाकी लोग कर रहे हैं, राजस्थान मजदूर की चिंता करो, महाराष्ट्र की करो, वहां से ले आओ। मजदूरों को घर तक क्यों नहीं जाने? उत्तर प्रदेश आपने क्या
महाराष्ट्र में यूपी के मजदूर नहीं है, का काम किया जा रहा है। आप मजदूर है और ये चिंता का विषय है। क्यों लॉकडाउन में बोल दी गई? फोटो खिंचा रहे हो, ड्रामा कर रहे हो कि हमें बसें अनुमति दो। अनुमति कौन रोक लेता है? राजस्थान से मजदूर नहीं हो सकती है। और ये आवाज आ रही है क्या? इसलिए आप इसको बहुत तसल्ली से, बहुत धैर्य पूर्वक और क्या करेंगे। और अकेले प्रधानमंत्री फैसला नहीं करने वाले लॉकडाउन कब खत्म होगा, पूरे चुकी है, हर बुद्धि आपके इस फैसले से और राजनीतिक फैसला है। ये अलग अलग फैसला हुआ है, कई राज्यों ने बहुत पहले फैसला ले लिया है, कई लोग धीरे धीरे कर रहे हैं। तो उन्होंने राज्यों के ऊपर इसीलिए ये स्थिति को छोड़ा है कि आप इस सिस्टम को अपने तरीके से करते हुए इस काम को आप करते रहें तो उसका होगा। और ये सबकी जिम्मेदारी है। ये सोशल डिस्टेंस ये तो पूरे दुनिया ही कर रही है। आज अमेरिका में मजदूर मर रहे हैं लेकिन उन्होंने लॉकडाउन हटा रहे हैं बहुत जगह से। आज फ्रांस में, इटली में लोगों को हटाना पड़ रहा है। ये तो इसको तो हटाना पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन इसमें से कैसे हम सब जिंदगी जिएंगे ये हमको भी सोचना है। और सारे मुख्यमंत्री सारे राज्यों के, उनको अपने स्टेट में अपने हिसाब से फैसला लेना है। मनदीप यादव जी, सारे भाजपा और कांग्रेस के बीच का जवाबी कीर्तन है, जवाबी कीर्तन जो चल रहा है कुछ दिन से, इसमें तो कहीं ना कहीं मजदूरों का ही अहित हो रहा है। मजदूरों को कोई सुनने वाला नहीं है, सब अपना अपना हित सोच रहे हैं। मजदूर बेचारे अपने बीवी बच्चा लेके गुजरात से, दिल्ली से, मुंबई से पैदल चल रहे हैं और योगी महाराज यहाँ पे यूपी में घुसने नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस की बसों से जब मजदूर भर के आए तो उन्हें पहले एंट्री नहीं दी गई। एंट्री देने के बाद में आप बसों की जांच करा रहे हो। बसों पे कोई आतंकवादी भर के नहीं आए थे, मजदूर आए थे और वो भी भारत के मजदूर थे। खाली बसें थी, एक भी मजदूर नहीं था। आप जानकारी कर लो। मजदूर नहीं था तो क्या उसमें आतंकवादी थे? सड़कों में आप बताइए कौन था? बोलिए, आधा मिनट में समय बहुत हो रहा है। उसमें कोई बस नहीं, मजदूर नहीं थे, कौन था उनमें? बसें आप उसकी जांच करा रहे हो, उनका नंबर आपने ट्रेस करवा लिया। जो आतंकवादी हमला हुआ था, RDX उसमें पहुंचा था, उस गाड़ी का नंबर आज तक नहीं ट्रेस कर पाए आप लोग। इसमें कांग्रेस क्या कर सकते हैं भाई? बताइए इस देश में तो अरे भाई खाली बस क्या जरूरत थी? हमने कहा ना, महाराष्ट्र में लेबर नहीं है, बस भर के लाते। आप राजस्थान से लेबर भर के लाते, खाली बसें क्यों लाए? और उसमें सबके फर्जी कागज लगा दिए। कल को इनमें एक्सीडेंट होता तो कहते योगी सरकार संभाल नहीं पाई। इसमें एक साजिश भी थी कि ये बसें ऐसी उल्टे सीधे कागज कर दे और उसके बाद वो कागज नहीं ढूंढे मिलते। आपने परमिशन क्यों? सरकार भी आपका जिम्मेदारी थी, चेक करो। आप कहते ना कि बसों की जांच कराने का क्या औचित्य है? जब देश भीषण आपदा गुजर रहा है तब आप बसों की जांच करा रहे हैं। चर्चा को यही समाप्त कर रहे हैं। समय आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा है। आज की मीटिंग को हम यही समाप्त कर रहे हैं। प्रवासी मजदूरों का विषय आगे भी जारी रहेगा। हम आगे भी प्रवासी मजदूरों की समस्याओं पर विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। कल हम फिर मिलेंगे एक नए विषय को लेकर, नई चर्चा को लेकर के बिग बुलेटिन में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि, नमस्कार, धन्यवाद, गुड नाइट, गुड नाइट। आपको आई विटनेस न्यूज का ये एपिसोड कैसा लगा? आप हमारी खबरों को लाइक करिए, इन पर कमेंट करिए और अभी तक अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सहयोग प्रदान कीजिए, ये आपसे निवेदन है।